सिंगापुर एशिया का फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग हब, दुनिया का सबसे कम करप्ट कंट्री, क्राइम रेट बिल्कुल जीरो, कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोइंग स्ट्रेटजी। सिंगापुर के लोग पूरी दुनिया के हेल्थी और हाईली एजुकेटेड लोग हैं। ये कंट्री दुनिया का क्लीनेस्ट और सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। आसान अल्फाज में सिंगापुर को एशिया का नंबर 1 कंट्री कहा जाता है। लेकिन अगर 60 साल पुराने सिंगापुर की बात की जाए तो वहाँ के लोग गुर्बत की वजह से भूख से मर रहे थे। पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, लोग ड्रग एडिक्टेड थे और लोग पेट पालने के लिए एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। लोग इस सब को अपना मुकद्दर समझकर तमाम उम्मीदें खो बैठे थे। फिर कैसे एक आदमी की स्ट्रगल और मुल्क से मोहब्बत ने इस छोटे से मुल्क की तकदीर बदल दी। आइए जानते हैं सिंगापुर की एवोल्यूशन स्टोरी आज के इस एपिसोड में। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेड की वजह से काफी फेमस थी। इस कंपनी की ट्रेड मलेशिया की एक स्टेट द स्टेट ऑफ मलाक्का से इंडिया, चाइना और यूरोप जाती थी। लेकिन इस सारे रास्ते में इस कंपनी का अपना कोई सी पोर्ट नहीं था, जिसके लिए इस कंपनी के ऑफिसर सर थॉमस रैगल्स ने सिंगापुर की बेस्ट लोकेशन होने की वजह से सिंगापुर को किंग ऑफ जोहर से खरीद लिया। सिंगापुर की बेस्ट लोकेशन की वजह से ब्रिटिश ने इसकी पोर्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जहाज़ों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। सर थॉमस ने इन पोर्ट्स को टैक्स फ्री पोर्ट बना दिया। अपनी बेहतरीन लोकेशन और टैक्स फ्री पॉलिसी की वजह से ये पोर्ट ट्रेडर्स की नज़र में आ गई और अब यहाँ हज़ारों शिप्स आना शुरू हो गई थी। ये सब सुन के ऐसा लगता है कि सिंगापुर की हालत कुछ बेहतर होना शुरू हो गई होगी, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है, क्योंकि सिंगापुर की बर्बादी भी यहाँ से ही शुरू होती है। क्योंकि इस कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू ओपियम बेचकर आता था, जिसके लिए ये कंपनी नॉर्दर्न इंडिया में जाकर ओपियम उगाया करती थी और इस ओपियम की प्रोसेसिंग सिंगापुर में लाकर की जाती थी। ब्रिटिश इस काम के लिए सिंगापुर के लोगों को हायर करते थे। ओपियम की फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा होने की वजह से सिंगापुर में ओपियम आम बिकना शुरू हो गया, जिससे वहाँ के लोग ओपियम एडिक्ट होते गए और ये 1941 तक तकरीबन 20% सिंगापुर की पॉपुलेशन ओपियम एडिक्ट हो गई थी। ये 1941 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई। सिंगापुर पर जापानीज ने कब्जा कर लिया और 3 साल तक जापानीज ने सिंगापुर पर काफी अत्याचार किए। हजारों लोगों से वर्कर्स के तौर पर काम करवाया जाता और तकरीबन 50,000 सिंगापुर के लोगों को मार दिया गया। सिंगापुर में गुर्बत छा गई, फूड शॉर्टेज बढ़ गई, डिजीज आम हो गई और इस सारी सिचुएशन में जापानीज सिंगापुर की कोई मदद नहीं कर रहे थे। साल 1945 में एक और हिस्टोरिकल इवेंट होता है, जब अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करता है, जिससे जापान की सिचुएशन काफी वीक हो जाती है और इनके पास सिंगापुर को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। साल 1945 तक जापानीज ने सिंगापुर की इतनी बुरी हालत कर दी कि बिल्डिंग्स तबाह हो गईं, पानी और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का सिस्टम तहस नहस कर दिया गया, लोगों के पास रहने को घर नहीं रहे, गैम्बलिंग और क्राइम्स आम हो गए थे। सिंगापुर एक स्लम कॉलोनी बनकर रह गया था। इससे भी बुरा ये हुआ कि सिंगापुर की पोर्ट्स भी डैमेज हो गई। ये दौर सिंगापुर की हिस्ट्री का सबसे बुरा दौर था। ना कोई लीड करने वाला था और ना ही कोई सिंगापुर की मदद करने को राजी था। वर्ल्ड वार 2 के बाद जब ब्रिटिश ने सिंगापुर पर टेक ओवर किया तो इन्होंने सिंगापुर में फूड शॉर्टेज को खत्म करने की कोशिश की। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को ठीक किया गया। ब्रिटिश के इन कामों की वजह से सिंगापुर के लोग ब्रिटिश को काफी अच्छा समझने लग गए थे। इसके बाद ब्रिटिश रूल्स की मौजूदगी में ही सिंगापुर में 1959 में पहला जनरल इलेक्शन करवाया जाता है और इसी दौरान सिंगापुर में एक यंग लीडर ली क्वांग यू सिंगापुर के लिए एक रोशन उम्मीद बनकर आते हैं और इन इलेक्शन को जीत लेते हैं। सिंगापुर के पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से ली का मानना था कि सिंगापुर को मलेशिया से जुड़ जाना चाहिए और ऐसा ही होता है। 1963 में सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बन जाता है। ये सारा कुछ इस विजन से किया जाता है कि सिंगापुर के लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ओपन मार्केट होगी और मलेशिया सिंगापुर की पोर्ट्स को इस्तेमाल करेगा। लेकिन मलेशियन सरकार ने सिंगापुर के लोगों को 40% टैक्सेस पे करने का कहा, जबकि सिंगापुर पूरे मलेशिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 17% ही था। ये बात सिंगापुर के हक में अनफेवरेबल थी। इसके अलावा मलेशिया में मले पॉपुलेशन को स्पेशल राइट्स दिए जाने लगे, जबकि दूसरी माइनॉरिटीज यानी सिंगापुर के लोगों को इन राइट से दूर रखा जाने लगा। मलेशियन गवर्नमेंट के इस डिस्क्रिमिनेशन ने सिंगापुर के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी, क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन ने यह साबित कर दिया था कि ये राइट्स और इक्वालिटीज सिंगापुर के लोगों के लिए हर चीज नहीं है, जिसके रिजल्ट में मले और चाइनीज के दरमियान कम्युनल राइट्स वार का आगाज होता है, जिससे मलेशिया सिंगापुर को स्टेट ऑफ डेंजर के तौर पर डिक्लेयर कर देता है और इस सिंगापुर मलेशिया से अलहदा हो जाता है 1964 को। अब सिंगापुर फिर से उसी सिचुएशन में खड़ा होता है
चंद फैक्ट्रियां ही होती हैं जिनमें काम किया जाता है। इंडस्ट्रीज के वेयरहाउस खाली पड़ जाते हैं। इससे भी बुरा ये होता है कि ब्रिटिश आर्मी सिंगापुर को छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। मलेशिया से अलहदगी ने ली की मुश्किलात काफी बढ़ा दी थी। ली ऐसी कौम को लीड कर रहे थे जिनके पास करने को कोई काम नहीं, रहने को घर नहीं, पेट भरने को खाना नहीं। मुल्क ओवर पॉपुलेटेड है और लोगों के पास कोई हुनर भी नहीं। ली ने इस मुश्किल वक्त में सिंगापुर की तकदीर बदलने की ठान ली, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। सिंगापुर की ग्रोइंग स्ट्रेटेजी 4 पार्ट्स पर डिपेंड करती है: गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और करप्शन का ना होना। ली की सरकार ने गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के लिए सख्त कवानीन बनाए। मुल्क में क्राइम करने वालों, ड्रग्स बेचने वालों, प्रोटेस्ट करने वालों और वायोलेशन करने वालों को सख्त सजा दी जाती। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता। ली क्वांग यू मुल्क के डिफेंस के लिए ईयर 1957 में नेशनल सर्विस एक्ट लागू करते हैं, जिसके मुताबिक देश के हर 18 साल के लड़के को नेशनल सर्विस में रजिस्टर करके आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा और मुल्क के डिफेंस के लिए लड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि सिंगापुर आज दुनिया की हेवीली मिलिटराइज्ड कंट्रीज की लिस्ट में 4th पोजीशन पर रैंक कर रहा है। ली का मानना था कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए सिंगापुर में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर स्कूल खोले गए, कॉलेजेस बनाए गए, हाईली एजुकेटेड फॉरेनर टीचर्स को बुलाया गया ताकि वो सिंगापुर में लोगों को एजुकेट करें। सिंगापुर में लोगों को बिजनेस के बारे में भी तालीम दी जाने लगी। यही वजह है कि सिंगापुर के लोग आज दुनिया के हर शोबे में काम कर रहे हैं। सिंगापुर एक स्लम कॉलोनी था और सबसे बड़ा मसला था लोगों के लिए घरों का ना होना, जिसके लिए ली ने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया ताकि गवर्नमेंट लोगों के लिए सस्ते घर बना सके और लोग इन घरों को सस्ते दाम खरीद कर आराम से रह सकें। जिसके लिए सिंगापुर में 55 साल की उम्र से कम उम्र लोगों की सैलरी में से 20% सेविंग को सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता और बाकी का 30% गवर्नमेंट अपने पास से इस फंड में डालती ताकि लोगों को सस्ते घर मिल सके। इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई और 30,000 फैमिलीज को स्लम कॉलोनी से इन घरों में रिलोकेट किया गया और आज तकरीबन सिंगापुर की 80% पॉपुलेशन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रह रही है और मुल्क से होमलेसनेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सिंगापुर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था और ईयर 1950 से 60 का दौर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दौर था। सिंगापुर में कोई नेचुरल सोर्स मौजूद नहीं था, इसलिए ली क्वांग यू का मानना था कि बाहर से इन्वेस्टर्स को लाया जाए ताकि वो सिंगापुर में इन्वेस्ट करें और इसकी डेवलपमेंट का हिस्सा बने, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को फ्री में जमीन दी जाती और जो भी इन्वेस्टर्स सिंगापुर में अपनी फैक्ट्रीज खोलते उनको तमाम तरह के टैक्स मुआफ होते और इन फैक्ट्रीज को लो कॉस्ट पर लेबर भी मिलती। इस पॉलिसी के नतीजे में बाहर से इन्वेस्टर्स ने सिंगापुर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सिंगापुर में फैक्ट्रीज भरने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने लगी। लोग ज्यादा पैसा कमाने लग गए। गवर्नमेंट की पेंशन फंड में ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया और गवर्नमेंट ने यही पैसा लोगों की हेल्थ केयर पर लगाना शुरू कर दिया। लोगों के लिए बेहतरीन हॉस्पिटल्स खोले गए और इनमें हजारों बेड्स को सेट किया गया। मुल्क को साफ सुथरा बनाने के लिए च्युइंगम को बैन कर दिया गया। पब्लिक में थूकना, कूड़ा फेंकना और सिगरेट पीने वाले को भारी जुर्माना किया जाने लगा। मुल्क में प्लांट लगाए गए और साल में एक दिन ऐसा रखा गया जिसमें मुल्क के तमाम लोग मिलकर पौधे लगाएंगे। ली का ये डिसीजन इस कदर कामयाब हुआ कि 10 साल के अंदर अंदर सिंगापुर में हर तरफ ग्रीनरी ही दिखाई दे रही थी और आज दुनिया का सबसे बेस्ट इंडोर गार्डन सिंगापुर में ही मौजूद है। शहरों में मौजूद फैक्ट्रीज को रिलोकेट किया गया ताकि शहर में किसी भी तरह के केमिकल दाखिल ना हो सकें। ली ने करप्शन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ऑफिसर्स की सैलरीज बढ़ा दी। सिंगापुर के पीएम आज दुनिया के हाईएस्ट पेड पीएम हैं, जिनकी सैलरी 1.6 मिलियन US$ है। लेकिन अगर फिर भी कोई करप्शन करता है तो करप्शन करने वाले को 1 लाख US$ जुर्माना और 7 साल तक की सजा दी जाती है। यही वजह है कि आज सिंगापुर पूरी दुनिया में इंतहाई कम करप्ट कंट्री है। सिंगापुर ने आज दुनिया के हर प्रोफेशन में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। एयरलाइंस, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, कंप्यूटर टेक, एरोस्पेस और बहुत सी दूसरी इंडस्ट्रीज में भी सिंगापुर की बंदरगाह आज दुनिया की दूसरी बड़ी और बिजिएस्ट बंदरगाह बन गई है और आज सिंगापुर दुनिया का फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग हब है। सिंगापुर की GDP पर कैपिटा 800 गुना तक इंक्रीज हुई है और इस मुल्क के लोग दुनिया की पावरफुल नेशन बन गए हैं। सिंगापुर की ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन लीग की अपने मुल्क से मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का नतीजा है, जिसने सिंगापुर को एशिया का नंबर 1 कंट्री बना दिया और शायद आने वाले सालों में दुनिया का नंबर 1 कंट्री भी बन जाए। और ये है सब कॉन्टिनेंट का वो खित्ता जो हर तरह के रिसोर्सेज से मालामाल है। सिंगापुर से पहले का आज़ाद हुआ है, लेकिन आज भी हर शोबे में सिंगापुर से कई साल पीछे है और पता नहीं कब तक ऐसे ही रहेगा।
हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि मुल्क से करप्शन को दूर करें, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी लाएं और लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचें, ताकि हम भी दुनिया के बाकी कंट्रीज के लिए अच्छी मिसाल बन पाएं। सिंगापुर की डेवलपमेंट से हमारी गवर्नमेंट को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी बेहतरीन राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।